नमस्कार, हमारे फैमिली ब्लॉग डैड एंड ट्विंस पे आपका स्वागत है। और वीजा टू यूएसए सीरीज का ये सेकेंड एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे दो चीज़ों पे। टाइप्स ऑफ वीजा, कितने तरह का वीजा होता है, मोस्ट कॉमन वीजा क्या क्या है, और विजिटर वीजा जिसपे हमारे पापा हैं। अगेन मैं डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूँगा कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने तरफ से ट्राई करूँगा कि 100% करेक्ट है, बट अगर कोई गलती है तो प्लीज़ इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कुछ लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, उससे जाके आप और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और ये आप जानकारी के लिए या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं क्वेश्चन करते हैं उनको जवाब देने के लिए सीरीज बना रहा हूँ, तो इसको प्रोफेशनल एडवाइस की तरह ट्रीट नहीं किया जाए। बहुत सारे लोग हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका इमिग्रेंट्स की कंट्री है, यहाँ पे शुरू से इमिग्रेंट्स आए हैं और इस वजह से डेवलप हुई है, अगर इमिग्रेंट नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और यूएस एक पॉलिसी बनाया हुआ कि किस पर्पज़ के लिए इमिग्रेंट्स बुला रहे हैं, क्या करना है, उसके हिसाब से वीज़ा डिसाइड करते हैं। तो वीज़ा, मेजर जो वीज़ा होता है दो तरह का होता है, एक बोलते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा और एक बोलते हैं इमिग्रेंट वीज़ा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का मतलब आप टेम्प्रोरली यहाँ पे आ रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए और काम करके आपको वापस जाना है, दैट इज़ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। और फाइनली हमेशा के लिए सेटल होने आ रहे हैं, यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट वीज़ा। तो इमिग्रेंट वीज़ा में ग्रीन कार्ड होता है, सिटीजनशिप होता है, बट नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बहुत तरह का होता है। तो अब हम बात करेंगे कितने तरह का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। तो अगर कहें, मैं तो सीधा सीधा कहूँ कि अगर ABCD सब नाम ले लीजिए तो हर तरह का वीज़ा होता है। जो कॉमन वीज़ा है मैं उस पर बात करूंगा। सो जो विजिटर वीज़ा होता है उस पर डिटेल में हम अभी बाद में बात करेंगे। डिप्लोमेट्स, जो सरकारी डिप्लोमेट्स होते हैं वो सब आते हैं, उनका A वीज़ा होता है। एक्सचेंज विजिटर, जिसपे हम लोग आए हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर, फिजिशियन, टेम्प्रोरी फेलोशिप के लिए कोई आते हैं, जो IAS PCS IPS अधिकारी भी इंडिया से आते हैं, कुछ यहाँ एजुकेशन के लिए, कुछ ट्रेनिंग के लिए, तो वो सब एक्सचेंज विजिटर पे आते हैं। 1-2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल यूज कर सकते हैं। तो उसको J1 वीज़ा बोलते हैं। J1 और J2 पे और डिटेल हम बाद में बात करेंगे। या कोई इंडिया में शादी कर रहा है, अमेरिकन सिटीजन है, वहाँ से बुलाना चाह रहे हैं अपने फियांसे को, K1 वीज़ा होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप रिसर्च एंड एक्टिव वो सब में हैं, आपको कोई स्पॉन्सर करके बुलाना चाह रहे हैं, ओन वीज़ा पे बुला सकता है। H1 वीज़ा तो सबको पता है। H1 में भी दो तरह का H1 होता है, एक जो रिसर्च का H1 होता है और एक इंडस्ट्री का कैप H1 होता है, जिसमें IT वाले ज़्यादातर आते हैं इंडिया से। तो दोनों के रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, H1 की सीरीज़ में डिटेल मिलेगा। फिर ऐसे ही रिलीजियस वर्कर के भी होता है। जितने मौलवी लोग हैं या पंडित जी हैं या जो भी पादरी होते हैं, तो इंडिया में है, अगर यहाँ पे किसी मंदिर में जॉब करने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल वीज़ा होता है, जिसको R वीज़ा बोलते हैं। H1 और H4 जो बोलते हैं उनकी डिपेंडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट वीज़ा बहुत कॉमन है, जो F1 या उनकी वाइफ अफियान से जो भी हैं उनकी डिपेंडेंट्स, वो F2 में आते हैं। तो इस तरह करके मल्टीपल वीज़ा होता है। तो जो मैं मेजर वीज़ा कवर करूँगा नेक्स्ट 5-6 सीरीज में, विजिटर वीज़ा, J1 वीज़ा एंड H1 वीज़ा एंड F1 वीज़ा कवर करूँगा। और जितने स्टूडेंट्स या जो भी रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे आए हैं, ट्राई करूँगा कि उनको अपने वीडियो में लाऊं और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ कि वो कैसे जा पाए हैं और कैसे क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस किए हैं, चाहे क्या क्या ट्रिक्स एंड टिप्स यूज किए हैं। अब हम चलते हैं विजिटर वीज़ा के ऊपर। विजिटर वीज़ा किसको किसको मिल सकता है? सो विजिटर वीज़ा सबसे इजीली जो मिलता है वो यहाँ पे रहने वाले इंडियंस के पेरेंट्स को मिलता है, इमीडिएटली उनके पेरेंट्स को दे देते हैं। बट मैंने कई बार ट्राई किया कि मेरे सिस्टर को वीज़ा मिल जाए, जब हमारे बच्चों की डिलीवरी होनी थी, तो भाई की वाइफ को मिल जाए, मेरी सिस्टर की लड़की है 20 ईयर्स की, उसको मिल जाए, किसी को नहीं वीज़ा मिला। रीज़न क्या है? उनको लगता है कि ये लोग जाएंगे और उतने क्वालिफाइड नहीं है और वहाँ जाके किसी से शादी करके रुक जाएंगे या चाहे वहीं पे रुक जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, तो ये US गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ेगी। तो इस डाउट के ऊपर उनको वीज़ा नहीं देते हैं। जो भी पर्सन घूमने आना चाह रहा है वो सबको B1 वीज़ा मिल सकता है। बट जब आप वीज़ा लेने जाते हो ना, तो आपको शो करना पड़ता है कि आपके पास इंडिया में प्रॉपर्टी है, आपके पास अच्छी जॉब है, घर है, हर एक चीज़ है। तो जस्ट उनको ये दिलाना पड़ता है, दिलासा दिलाना पड़ता है कि नहीं भाई, हम घूमने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे।
अगर उनको कहीं लग गया कि नहीं इसका इंडिया में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जा रहा है और वहीं रुक सकता है, नहीं आएगा वापस, तो इसलिए वो कैंसिल कर देते हैं। बोलते नहीं है ये चीज़ कि क्यों कैंसिल कर रहे हैं, बट मेजर रीज़न यही होता है। तो आपको बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, घर, कार, आप जॉब में हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट, पे स्लिप, तो उनको लगेगा हाँ ये पर घूमने जा रहा है पर्सन और घूम के वापस आ जा रहा है। और बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं कि हाँ ये जाएगा पर्सन, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, इसके पास अपना ओन पैसा है खर्च करने के लिए। तो अब मैं बताऊंगा कि विजिटर वीज़ा कैसे मिलता है, मैं अपने पापा को कैसे दिलाया। सिंपली पासपोर्ट बनवाना होता है और यहाँ से मैं अपना लेटर लिखा कि ये मेरे फादर हैं, इनका पासपोर्ट नंबर ये है और मैं इनको अमेरिका इनवाइट कर रहा हूँ घूमने के लिए और यहाँ पे आएंगे, और इनकी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, यहाँ रहने का खर्चा, कुछ भी होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह करके एक लेटर बनाया और फिर इसके बाद उनका अगर ऑनलाइन फार्म भरा, ऑनलाइन फार्म कोई भी भर सकता है, ऑनलाइन फार्म भरे, फार्म भरने के बाद फिर फीस जमा होती है इंडियन बैंक्स में, कई सारे बैंक हैं। फीस जमा करने के बाद फिर अपॉइंटमेंट लिया दिल्ली एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी में, और वहाँ जाने के बाद एक दिन बायोमेट्रिक्स होता है, फिंगर प्रिंटिंग वगैरह, फ़ोटो वगैरह, पासपोर्ट वगैरह चेक करना, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह। सो हमारे सारे डॉक्यूमेंट लगा था, हमारा पासपोर्ट लगा था, मैं H1 वीज़ा पे था तो पूरा मेरा H1 वीज़ा का डॉक्यूमेंट लगा था, मेरा बैंक स्टेटमेंट लगा था, सैलरी स्लिप लगी थी कि जिस पर्सन के बेसिस पे जा रहे हैं, मतलब मेरे बेसिस पे मेरे पापा आ रहे हैं, तो मैं फुल्ली यहाँ पे एम्प्लॉयड हूँ, पैसा कमा रहा हूँ और मैं उनकी देख रेख कर सकता हूँ। ये सब प्रूफ करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट मैंने लगाए अपना, और तब जाके वहाँ ने पापा ने वीज़ा दिया, इंटरव्यू दिया। तो हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, तो पापा ने हिंदी में दिया, तो पापा को वीज़ा दे दिया। सेम टाइम पे मैंने अपनी सिस्टर को और अपनी भांजी को वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया था कि हो सकता है अगर वो लोग आ जाएंगे समर समीर के डिलीवरी के टाइम तो हेल्पफुल रहेगा, बट उन दोनों को नहीं दिया। रीज़न नहीं बताया, बट मैं जो गेस करता हूँ, एक तो अनमैरिड और दूसरे चीज़ उतने क्वालिफाइड नहीं थे, अगर यहाँ आके किसी से शादी करके रुक सकते हैं या यहाँ से वापस नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट को बर्डन होगी, तो इसलिए उनको नहीं दिया। बट पापा को एक ही बार में 10 साल का मल्टीपल एंट्री दे दिया। विजिटर वीज़ा पे क्या रिस्ट्रिक्शन होती है? विजिटर वीज़ा का मतलब आप यहाँ घूमने आ रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए कोई पर्पज़ है, चाहे कॉन्फ्रेंस है विजिटर वीज़ा पे है, मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, कोई वर्कशॉप है। बहुत सारे लोग भदोही से आते हैं कारपेट की वर्कशॉप में, न्यूयॉर्क में हमसे मिले थे, तो वो सब भी विजिटर वीज़ा पे सब लोग आते हैं। सो विजिटर वीज़ा पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है। जब विजिटर वीज़ा पे आप आते हैं यूएस में, तो मेरे पापा 6 मंथ मैक्सिमम एक साथ में रह सकते हैं और फिर उनको वापस जाना है, और वापस जाके कम से कम 30 दिन या 2 महीने रह के फिर वापस आ सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 30 दिन या 2 महीने, बट ये लोग देखते हैं कि एक साल में 6 महीने से ज़्यादा यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि 6 महीने से ज़्यादा रह गए तो एज ए रेजिडेंट काउंट होते हो और टैक्स रूल्स का वायलेशन होता है। तो सारे विजिटर वीज़ा होल्डर्स को मैक्सिमम एक साथ में 6 महीना रहना है। अगर कोई अर्जेंट रीजन है, जैसे अभी कोरोना आ गया, तो मैंने पापा को 6 महीने से ज़्यादा रोका, तो इसके लिए मुझे $500 दे के स्पेशल परमिशन लेना पड़ा कि यहाँ पे मैं पापा को रोकना चाह रहा हूँ और ये रीजन है। फिर गवर्नमेंट यहाँ प्रूव करती है, जो USCIS बोलते हैं, जो इस चीज़ को देखती है, USCIS से प्रूव करती है, देन हम रख सकते हैं। अगर USCIS रिजेक्ट कर दिया तो ये वीज़ा इनका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और जो 10 साल का वीज़ा दिया था वो फुल कैंसिल हो जाएगा। पापा को दिल्ली जाके फिर दोबारा से वीज़ा लेना पड़ेगा, तो ये रिस्ट्रिक्शन होती है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो यूएस में हैं उनको भी विजिटर वीज़ा का रेगुलेशन नहीं पता है। जैसे एक हमारे बहुत जानने वाले हैं बहुत सालों से यूएस में, उन्होंने बोला कि अब तो तुम्हारा ग्रीन कार्ड हो गया, पापा का भी ग्रीन कार्ड कर दो। नहीं, आप ग्रीन कार्ड पे किसी भी विजिटर्स का आप ग्रीन कार्ड नहीं कर सकते हो। ग्रीन कार्ड करने के लिए सिटीजनशिप होना पड़ता है। सो जब विजिटर वीजा पे आते हो तो आपको इंश्योरेंस लेना मस्ट होता है, और वो इंश्योरेंस जो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल इंश्योरेंस लेते हैं उससे डिफरेंस होता है, विजिटर इंश्योरेंस होता है, और उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं कि अर्जेंटली कुछ हो गया तो उसके लिए सपोर्ट होगा, और वो भी पूरी तरह से नहीं होगा। तो वो एक प्रॉब्लम होती है कि अगर मेजर किसी को कुछ डिजीज है और रिस्क है, उसको थोड़ा सा ट्रैवल करना में प्रॉब्लम होती है, और इंश्योरेंस भी उसको बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो जैसे मैंने पापा का
1 साल का इंश्योरेंस के लिए $2000 पे किया है। तो $2000 थोड़ा बड़ा वाला लिया था कि कुछ प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट $50,000 तक का कवरेज है उसमें, बट स्टिल हमारे इंश्योरेंस के बराबर नहीं है। आप विजिटर वीजा पे चाहो कि यहाँ पे टेम्प्रोरी कोई जॉब कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, कोई भी फाइनेंशियल लेन देन नहीं कर सकते हैं आप विजिटर वीजा पे। आप जस्ट विजिट करने आए हैं, घूमिए, पैसे खर्च कीजिए, अमेरिका इकोनॉमी में बढ़ाइए कुछ हाथ, बट यहाँ कमा नहीं सकते हैं। तो विजिटर वीजा पे ये रेगुलेशन है। कोई भी इवन टैक्सी भी नहीं चला सकते हैं आप बाय रूल्स। चोरी चोरी जो करना है कर सकते हैं, बट ऑन द पेपर कुछ भी अलाउड नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों को मैं इंडिया से बुलाता हूं अपने दोस्तों की घूमने के लिए आओ, जो अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर ये भी बोलते हैं कि कितना खर्चा लगेगा मेरे। तो सिंपली वीजा लेने में, आपको दिल्ली जाने में वीजा फीस जो $200 है, वहाँ पे रहने खाने आने जाने में सब मिला दीजिए कि $300-400 वीज़ा लेने में लगेगा। अगर आप इंटरनेट है आपके पास, एक्सपर्ट हैं डील सर्च करने में, 50,000 में भी आपको राउंड ट्रिप, 50,000 रुपये में आपको राउंड ट्रिप फ्लाइट मिल जाती है। और आजकल एक्सपर्ट हैं एयरबीएनबी या चाहे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट या सस्ता होटल में बुक करना और ये सब है, तो बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। और यही सारी चीज डील एजेंट के थ्रू बुक करेंगे अमेरिका आके घूमने की तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और स्पेशली अगर आपका कोई जानने वाला है जो आपको एयरपोर्ट से रिसीव कर सकता है, थोड़ा बहुत बता सकता है, तो आपकी जो कास्ट है 50% कम हो जाती है सिर्फ उसके बताने से। बट हाँ, वीज़ा लेने के टाइम पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ आप कैपेबल हैं, आपके पास इनफ पैसा है, जॉब है, आप यूएस जाके घूम के वापस आ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो विजिटर वीजा पे थोड़ा सा रिजेक्शन का भी चांसेस रहता है। जितने विजिटर वीजा फिजिशियन होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, उनको एकदम बहुत इजीली मिल जाता है एक बार में ही। तो वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए इजीली आ जाते हैं। तो हमने बताया कि हमारे पापा यहाँ थे तो हमने डॉक्यूमेंट और लेटर सपोर्ट में दिया, बट अगर किसी का कोई जानने वाला नहीं है तो क्या होगा? तो वो डेफिनेटली वो पर्पस बताता है पर्सन की हम घूमने जा रहे हैं, होटल की टेम्प्रोरी बुकिंग भी दिखा सकता है, फ्लाइट की बुकिंग दिखा सकता है, और या तो बोल सकता है सिंपली कि हाँ हमारे पास है, हम ट्रिप के लिए जा रहे हैं और इस प्लेसेस पे हम घूमेंगे, ये हमारा प्लान है। तो वो दिखा सकता है। जो कॉन्फ्रेंस में लोग आते हैं वो अपना कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइजर होता है उससे लेटर ले लेते हैं विजिटर वीज़ा के लिए, या कोई जानने वाला है तो उससे लेटर मंगा लेते हैं। और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या तो जो पर्सन बुला रहा है वो, या तो जो पर्सन आ रहा है वो, किसी को तो आगे आके सपोर्ट दिखाना पड़ता है। सो विजिटर वीज़ा में 2 होता है, एक B1 होता है, एक B2 होता है। B1 को बिजनेस वीज़ा बोलते हैं और B2 को टूरिज्म वीज़ा बोलते हैं। तो जो कॉन्फ्रेंसेज या चाहे फिजिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, इस तरह आ रहे हैं तो बिजनेस पर्पज़ काउंट हो जाता है। मेरे पापा हैं तो B2 काउंट हो जाएंगे क्योंकि बस घूमने के पर्पज़ से आए हुए हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सारे वीज़ा की डिटेल वीडियो 1 by 1 आती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।